हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 24 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस। Okay, let's get started with the first article. Rupee worries force India's importers to hedge extra. Now today, whatever I speak, I'm sure you will get no material on that anywhere. तो आप जो भी मैं बोलूँ प्लीज़ उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा एक एक स्टेटमेंट, बिकॉज any and each of the statement could be picked up and could pose you a trouble in the examination hall. So to offset that, please keep that in mind कि जो मैं बोलूँ उसको अच्छे से सुनिएगा, स्पेशली जो इकोनॉमी के बारे में अमेंडमेंट्स मैं आज बताने वाली हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। रुपी वरीज फोर्स इंडियाज इम्पोर्टर्स टू हेज एक्स्ट्रा। देखिए, आपको मैं बता देती हूँ, पहले कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ, फिर बताती हूँ हेजिंग का मतलब क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। देखिए, डोमेस्टिक इंपोर्टर्स जो हैं वो दे आर हेजिंग अ लॉट मोर ऑफ देयर करेंसी एक्सपोजर्स देन दे आर रिक्वायर्ड टू ट्रेडिंग जस्ट शाई ऑफ। देखिए, अब इसका मतलब क्या है, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन आपको पता है, हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, एक महीने से हम डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं रुपी का। देखिए क्या होता है कि अगर रुपी और डॉलर को कंपेयर किया जाए तो रुपी जहां डॉलर के सामने पहले खड़ा हुआ करता था, आज उससे कहीं गुना नीचे है। मतलब अगर पहले 70 रुपए एक डॉलर खरीद पा रहा था तो अब 80 रुपए एक डॉलर को खरीदने में लगते हैं। सो द वैल्यू ऑफ रुपी in relation with US dollar has gotten depreciated that way. Okay, अब देखिए, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी कि जो डेप्रिसिएशन है वो बेनिफिट करता है एक्सपोर्टर्स को और पीनलाइज करता है इंपोर्टर्स को। ये स्टेटमेंट भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये एक एक स्टेटमेंट भी कैन अपेयर इन द पेपर एज वेल। ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हाउ, मतलब एक्सपोर्टर्स क्यों एडवांटेज में होते हैं जब डेप्रिसिएशन होता है। देखिए, जब मैंने कहा कि अब जो है 80 रुपए लगते हैं एक डॉलर को खरीदने में, तो मतलब एक डॉलर की वैल्यू इंडिया में है 80 रुपए। ठीक है, अब यही अगर बाय चांस मैं एक एक्सपोर्टर हूँ जो अपने यहाँ पे फ्रूटी टाइप की कोई एक ड्रिंक बनाती हूँ जो बाहर भेजती हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट करती हूँ। अब उसको एक्सपोर्ट करने में अगर एक फ्रूटी एक डॉलर के पहले थी, तो जब मैं उसे एक्सपोर्ट करती थी तो बाहर जो खरीद रहे थे लोग, वो मुझे पहले उसके बदले में 70 रुपए दे रहे थे, लेकिन अब मुझे उसे बाहर बेचने पे मुझे 80 रुपए मिल रहे हैं। राइट, तो मैं अब एक्सपोर्टर हूँ, जो मेरी कंपनी जो है वो मुंबई में है। अब मुंबई में मैं हूँ तो एक इंडियन है ना, रहती मैं मुंबई में हूँ, सब कुछ मेरा मुंबई में है, इंडिया में है, तो अब ऑब्वियसली मेरा जो लाइवलीहुड है वो इंडिया में इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि मुझे पहले जो एक डॉलर का 70 रुपए मिल रहा था अब 80 रुपए मिल रहा है। मेरा लाइवलीहुड इंप्रूव हो गया, मेरी इन्वेस्टमेंट भी खुद ही की कंपनी में बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं इन्वेस्ट तो रुपीज में ही कर रही हूँ ना, अपनी कंपनी को और बढ़ा पाऊंगी। सो दैट वे एक्सपोर्टर्स गेट बेनिफिटेड। हाउ डज इट पीनलाइज इंपोर्टर्स? ओके, जैसे मैंने बताया कि अब 80 रुपए का एक डॉलर है, तो अगर इंपोर्टर्स है, मैं एक आप सपोज करिए मैं एक क्रूड ऑयल की रिफाइनरी की कंपनी है मेरी इंडिया में, ठीक है, मैं भी मुंबई में ही मेरी कंपनी है, मैं रिफाइन करती हूँ। आपको पता है इंडिया रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट नंबर टॉप पे आती है बहुत ज़्यादा। मतलब हम क्रूड ऑयल इंपोर्टर हैं, लेकिन हम रिफाइनरी की एक्सपोर्ट करते हैं, रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। राइट, तो ऐसे ही मेरी एक रिफाइनरी फर्म है मुंबई में इंडिया में, और मेरे को लेकिन क्रूड ऑयल तो बाहर से ही लाना पड़ेगा ताकि मैं उसको रिफाइन कर पाऊँ, है ना, तो मैं बाहर से इंपोर्ट करती हूँ। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा कि मुझे एक डॉलर, अगर फॉर एग्जाम्पल एक टन जो मैं बाहर से मंगवा रही हूँ, उसको 1 लीटर, अगर आप सपोज करिए 1 लीटर मेरे को बाहर से लेने में $1 पहले लगते थे, तो 1 डॉलर के लिए मैं पहले 70 रुपए दे रही थी, अब 80 रुपए दे रही हूँ। तो मेरा लाइवलीहुड, क्योंकि मैं तो इंडिया में रहती हूँ, मैं इंडियन बेस्ड कंपनी हूँ, मेरा लाइवलीहुड भी कम हो गया, और ऊपर से मैं अपनी अपनी जो कंपनी में और इन्वेस्ट कर पाऊंगी वो पहले के मुकाबले काफी कम कर पाऊंगी। राइट, तो बोथ वेज, लाइवलीहुड भी और वैसे मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट्स भी थोड़े कम हो जाएंगे। दैट इज वाई आई गेट पीनलाइज्ड बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। नाउ अनदर थिंग यू मस्ट नो इज दैट कि हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रुपी का डेप्रिसिएशन है वो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स को भी बेनिफिट नहीं कर रहा। क्यों नहीं बेनिफिट कर रहा? देखिए क्यों। जैसे तो मैंने बताया कि बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स, एंड व्हाई इज दिस केस नॉट ट्रू इन टूडेज सिनेरियो? बिकॉज एक्सपोर्टर्स
जब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर डिमांड भी तो होनी चाहिए। बाहर डिमांड है फ्रूटी की, मेरी ड्रिंक्स की जो मैं बना रही हूँ, तभी मैं बेच पा रही थी। अब बाहर डिमांड ही नहीं है, बाहर रिसेशन चल रहा है, यूएसए तो बिल्कुल बर्बाद हुआ हुआ है, टू डिजिट इन्फ्लेशन वहां चल रही है, लोगों के पास इन हैंड कैश बचा नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे सामान खरीदने के लिए भी इतना पैसा उनका लग जाता है, तो उनके पास इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं बचा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, ताइवान क्राइसिस भी आने वाला है, पैंडेमिक चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। इसलिए पहली बार ऐसा है इंडियन सिनेरियो में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर टाइम के, अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट नहीं हो रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हेजिंग क्या होता है। मैंने कहा कि जो हमारे डोमेस्टिक इंपोर्टर्स हैं, जो क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स हैं, स्पेशली ये क्रूड ऑयल पे ही बेस्ड है ये वाला आर्टिकल, तो वो अब हेज कर रहे हैं, अपनी करेंसी को हेज कर रहे हैं। देखिए हेजिंग तो एक वैसे बहुत ही डे टू डे यूज में भी हम हेजिंग को यूज करते हैं, पर क्योंकि हम यहाँ फिनेंस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं करेंसी हेजिंग की ही बात करूंगी आपके साथ। ठीक है, तो आप हेजिंग को एक ऐसी स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं, एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं विच वी adopt to offset the risk of any adverse price movements। ठीक है, करेंसी हेजिंग का मतलब ये होता है। आपको नहीं समझ आया, आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। आप सपोज करिए मेरी एक कंपनी है, मैं वही वाला इंपोर्टर हूँ जो अभी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और फिर उसको रिफाइन करके बाहर एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैं एक इंपोर्टर हूँ, मैं क्रूड ऑयल इंपोर्टर हूँ। तो पहले मुझे 1 टन बाहर से ऑयल मंगवाने के लिए, क्रूड ऑयल मंगवाने के लिए डॉलर, आप सपोज करिए $50 लग रहे थे। ठीक है, तो डॉलर, अभी देखिए मैं अभी का सिनेरियो कर रही हूँ। अभी मैंने बोला कि 80 रुपए का $1 है, तो मैं अभी इस टाइम पे मुझे $50 का 1 टन का ऑयल पड़ता है, जिसको अगर मैं इंपोर्ट करूँ तो मुझे आप $50 इंटू 80 कर लीजिए, 4,000 रुपए लगते हैं। ठीक है, 4,000 रुपए लगते हैं। लेकिन मुझे पता है, मुझे कहीं ना कहीं ये आशंका है, डेटा ये कहता है, स्टैट्स ये कहते हैं, इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि रुपी और डेप्रिशिएट होने वाला है। मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आने वाले 2 महीनों में जो रुपी की वैल्यू है वो शायद 90 रुपए पर डॉलर हो जाएगी और डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब मुझे पता है, लेकिन अब ये तो बहुत रिस्की है। मैं कब तक ऐसे अपनी कंपनी कैसे चलाती रहूंगी अगर ऐसे ही मुझे पता है तो मैं क्या करूंगी, इस आने वाले लॉस को हेज करने की कोशिश करूंगी, अवॉइड करने की कोशिश करूंगी, अपने ऊपर बर्डन को कम करने की कोशिश करूंगी। मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इकोनॉमिकल है, लेकिन मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। एक बाहर वाला जो मुझे क्रूड ऑयल बेच रहा है किसी भी कंट्री में, मैं उसके साथ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कुछ साइन करूंगी। फ्यूचर्स क्या होते हैं, देखिए मैं उससे आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी, आज रुपी की वैल्यू एज पर डॉलर क्या है, 80 रुपए, तो मैं उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी। ठीक है, मैं आपसे 2 महीने बाद, मैं तो एक रेगुलर कंपनी हूँ, मुझे तो चाहिए ही होता है ऑयल, रोज चाहिए होता है मुझे, तो 2 महीने बाद भी चाहिए होगा, 4 साल बाद भी चाहिए होगा, क्योंकि मेरी तो कंपनी इतनी बड़ी है ना, ये तो मेरा काम है, इंडिया में यही काम है मेरा। तो मुझे पता है कि 2 महीने बाद भी मुझे ऑयल चाहिए होगा, और 2 महीने बाद मुझे पता है कि रुपी की वैल्यू 90 होने वाली है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू डॉलर। तो मैं उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी कि ठीक है, मैं आपसे 2 महीने बाद बहुत बल्क में आपसे मैं 40-50 टन ऑयल ले लूंगी। तो हम ऐसा करते हैं, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है, तो लेकिन हम आज की वैल्यू पे, उसमें जो अमाउंट लिखा जाएगा वो आज जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ 80 रुपए, ना कि उस टाइम पे जो मेरे को पैसा भरना पड़ेगा, उस टाइम पे जो रुपी की वैल्यू होगी एज पर डॉलर, वो तो मैं आज अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी, तो जो मुझे 90 रुपए 2 महीने बाद होने वाला है, उस पे ऑयल को नहीं खरीदना पड़ेगा आज वाले अमाउंट पे, ना कि मैच्योरिटी डेट वाले अमाउंट पे। आई होप आपको समझ आ गया कि इससे क्या हुआ, मेरा जो लॉस होने वाला था वो बहुत हद तक मैंने हेज कर दिया, रोक दिया, लिमिट कर दिया। ओके, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब देखिए ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मैंने आज एक बाहर वाली किसी कंपनी के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा होगा, आज की डेट लिखी होगी, आज रुपी की क्या वैल्यू है वो लिखी होगी। ठीक है, फिर और क्या लिखा होगा, अगर कुछ आप सपोज करिए अमाउंट लिखा होगा कि कितने टन आप उस टाइम पे लोगे 2 महीने बाद, तो उस कंपनी की जो ऑब्लिगेशन है वो आपको 2 महीने बाद उतना अमाउंट उतने रुपए में प्रोवाइड करना है। आपकी ऑब्लिगेशन है कि जब वो 2 महीने बाद आपको उतने पैसे देने हैं जो आज आपने डिसाइड किए हैं, आज जो डिसाइड किए हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स कैन टॉप लिमिट विद नॉट। ओके, देखिए अब पहले मैं इसकी एक कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
द गवर्नमेंट ऑन ट्यूजडे, देखिए गवर्नमेंट ने ट्यूजडे को क्या किया है, उसने कहा है कि एक अगर इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटी है वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है बियॉन्ड प्रिस्क्राइब लिमिट, जो अभी तक लिमिट होती थी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, आप अभी सुन लीजिए, मैं सब कुछ समझाऊंगी आपके साथ। मैं सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रखूंगी अपनी इंफॉर्मेशन को, क्योंकि और भी कुछ कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे इन अमेंडमेंट्स के द्वारा, जो रूल्स में अमेंडमेंट्स फिनेंस मिनिस्ट्री ने की है, उनके द्वारा एक तीर से दो निशाने, मतलब उन्होंने जो डिफॉल्टर्स हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मैं वो भी बताऊंगी आपको, जो यहाँ इंडिया में ऐसे लोग हैं जो डिफॉल्टर्स हैं, फिनेंशियल फ्रॉड में भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी कर्ब कर लिया है। साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी उन्होंने इंश्योर कर लिया है कि बढ़ेगा। तो दोनों ही चीजें अमेंडमेंट से कैसे इंश्योर की जा रही हैं ये मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन अभी आप सिर्फ सुन लीजिए कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए जैसे आपको मैं बता दूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे ही ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अभी मैं आपको सब समझाऊंगी कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं क्या है। गवर्नमेंट ने ट्यूजडे को ये मतलब बोल दिया है कि पहले एक लिमिट हुआ करती थी, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बाहर की कंपनीज हैं वहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटी को, जैसे एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, इन तरह की, तो वो भी मतलब अब वो लिमिट नहीं है, आप उसके बियॉन्ड भी कर सकते हो बाहर इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपको नेसेसरी परमिशंस चाहिए होंगी यहाँ की सरकार से। फिर एक और चीज इन्होंने कही है, इन्होंने ये सब कुछ कब कहा है, क्योंकि उन्होंने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस 2022 को रिलीज किया है, ठीक है। तो इसके तहत एक नॉन फाइनेंशियल, और क्या क्या बोला है, एक नॉन फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटी जो है वो एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है एक ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एक फॉरेन एंटिटी में, अगर उस फॉरेन एंटिटी में जो फाइनेंशियल सर्विसेज में एंगेज्ड है, बट एक्सेप्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो इन्होंने ये सब कुछ कहा है। ऑटोमेटिक रूट आपको पता है वो होता है जिसमें कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती इंडियन कंपनी से, और इंडियन गवर्नमेंट से, सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट से कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती और डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसे ऑटोमेटिक रूट कहते हैं। और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया, जैसे एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, और जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहती है। अब जो मैं बोलूँ, आप एक और चीज यहाँ पे लिखिए, अगर कोई भी एक इंडियन एंटिटी है जो इंश्योरेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो एक ओडीआई यानी कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है एक जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, जो उन्हीं का बिजनेस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक कॉर्पोरेट कंपनी है तो कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनका इंश्योरेंस देना है ना, इन तरह की इंश्योरेंस कंपनीज में आप कर सकते हो इन्वेस्ट, चाहे आप इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे ना हो। अब आप, ये तो बिल्कुल मैंने एक बहुत ऊपर ऊपर से सब कुछ रीड कर दिया, आपको समझ आया नहीं आया, तो आप अब अच्छे से सुनिए। देखिए जो एफडीआई है और एफपीआई का कॉन्सेप्ट आपको पता है, यही आप ओडीआई और ओपीआई के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ ओडीआई क्या होता है, मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब इंडिया की कोई कंपनी या फिर इंडिया का कोई एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है काफी सब्सटैंशियल अमाउंट को एक बाहर की किसी कंपनी में, ठीक है, और या तो वो ऐसे इन्वेस्ट करता है कि वो ओनर ही बन जाए बाहर की कंपनी का, या तो वो इस लेवल का इन्वेस्टमेंट करता है बाहर की किसी कंपनी में कि उसे इतना से मिल जाए कि जो बाहर का डे टू डे बिजनेस है उस कंपनी का, उसमें तक उससे अप्रूवल लिया जाए। तो आप समझ रहे हैं। और साथ ही साथ जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जस्ट लाइक एफडीआई, वो क्या करती है, बहुत सारा कैपिटल बाहर जाता है यहाँ की कंपनी का, बहुत सारी नॉलेज, स्किल, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज बहुत सारी जो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स बनाने में यूज कर रहे हैं, आप वहां भी लेके जाएंगे और वहां की कंपनी में भी उसे कंट्रीब्यूट करेंगे, या फिर अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आप तब तो आप ओनर ही हो, है ना। फिर ऐसे ही जैसे ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखिए ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ना पैसिव इन्वेस्टमेंट की जाती है। पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसिव इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपने बाहर की कंपनीज में बॉन्ड्स खरीद लिए, आपने शेयर्स खरीद लिए बाहर की कंपनी में। देखिए बॉन्ड्स और शेयर्स में डिफरेंस क्या होता है। बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स आर लाइक लोन्स, बॉन्ड्स लोन्स की तरह होते हैं। अगर कोई बाहर की एक कंपनी है उसको थोड़ा सा लोन चाहिए, तो इंडिया का एक कंपनी है, एक इंडिया की कंपनी का ओनर है, वो उन्हें लोन दे सकता है। तो फिर वो जो बॉन्ड, इस केस में जो बॉन्ड इशुअर है ना वो बोरोअर होता है, ठीक है। जो
और जो बॉन्ड इशुअर यानी बॉन्ड सेलर जो है वो बोरोवर हुआ, और जो बॉन्ड खरीदने वाला है ना, वो एक्चुअल में लेंडर होता है। इट इज द ऑपोजिट। वैसे हम देखते हैं ना, जैसे जो बैंक्स वगैरह होते हैं वही हमें लोन देते हैं तो वही क्रेडिटर होते हैं, और जो हम लेते हैं वो डेटर होते हैं। इस केस में ऑपोजिट बोला जाता है। तो क्यों उन्होंने बॉन्ड इशू किया, हमारी यहाँ वाली कंपनी ने खरीदा, और जितना अमाउंट उसमें लिखा था उन्होंने आज दे दिया क्योंकि उन्हें लोन की जरूरत थी। अब उस पेपर पे, उस बॉन्ड पे लिखा हुआ है कि इस पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और आने वाले 1 साल में अगर वो मैच्योर हो गया तो इंटरेस्ट रेट के समेत जो हर महीने के महीने इंटरेस्ट रेट मिलेगा साथ में, और प्रिंसिपल अमाउंट जितना लोन लिया है वो भी वापस कर देगी वो सामने वाली कंपनी। ये होता है बॉन्ड। इट इज काइंड ऑफ अ बोरोइंग, ओके। और अगर हम शेयर्स की बात करें, शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स आर लाइक एक कंपनी है। एक कंपनी में फॉर एग्जाम्पल किसी का थोड़ा सा 10% आपने इक्विटी खरीदी, ठीक है, शेयर खरीदा, मतलब अगर वो कंपनी प्रॉफिट बना रही है, काफी ज्यादा प्रॉस्पर कर रही है, अगर प्रॉफिट्स होंगे तो प्रॉफिट में से उतना जो शेयर है वो आपको मिल जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे वो कंपनी प्रॉफिट वो करेगी, बनाएगी, प्रॉफिट करेगी, वैसे वैसे आपको भी डिविडेंड्स उसमें से मिलते रहेंगे, आपका शेयर मिलता रहेगा प्रॉफिट में से, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो इक्विटीज और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली हॉट मनी इन्वेस्टर्स होते हैं। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर टेक्नोलॉजी लेके जानी है, स्किल लेके जानी है बाहर वालों की, किसी कंपनी ग्रोथ हो, यूजलेस, इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। इनके लिए बस ये है, इनको क्विक रिटर्न्स चाहिए होते हैं। आज बाय चांस उनको पता चला कि टाटाज बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं तो टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। कल उनको पता चला कि इन्फोसिस बहुत ज्यादा, उनके शेयर्स बहुत ज्यादा वो हुए हैं तो वो इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर देंगे। उनको बस अपने क्विक रिटर्न्स चाहिए, नो अदर होप व्हाटसोएवर। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि फिनेंस मिनिस्ट्री ने जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स में अमेंडमेंट की है अभी परसों, 2022 वाली जो अमेंडमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स में जो अमेंडमेंट की है, उसमें क्या किया है देखिए। जैसे मैंने बताया कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स मतलब जो जानबूझ के लोन की भरपाई नहीं करते लोन लेने के बाद, जो ऐसी कंपनियां होती हैं ना जो विलफुली डिफॉल्ट करती हैं लोन पे, इन लोगों को भी कर्ब करने के लिए इन्होंने मतलब ऐसे रूल्स को अमेंड किया है। जिससे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन रेजिडेंट है, ठीक है, एक इंडियन रेजिडेंट है और उसने यहाँ पे, उसका एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब उसने ना इंटरेस्ट भर रहा है वो अपने लोन पे, ना प्रिंसिपल पेमेंट तो दूर की बात ही हो गई, खैर जब इंटरेस्ट नहीं भर रहा, या फिर कोई डिफॉल्टर है, पहले भी अपनी लोन की भरपाई नहीं कर पा रहा, उसको फोन जा रहे हैं बैंक के। तो इन इन सारे तरह के लोगों के बाय चांस अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी एक फिनेंशियल सर्विस रेगुलेटर द्वारा, या फिर सीबीआई द्वारा, या किसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा, तो ऐसे इंसान को जो यहाँ पे एक डिफॉल्टर है या एनपीए है या फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा उससे पहले कि वो बाहर एक ओवरसीज फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए खुद को वो करे, मतलब एक कोई ओवरसीज फाइनेंशियल कमिटमेंट करे, तो इसको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। और अगर जैसे कोई भी इंसान है, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी रेजिडेंट है इंडिया का, अगर वो बाहर कोई इक्विटी कैपिटल खरीदता है एक फॉरेन कंपनी में, या फिर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है बाहर, मतलब दोनों ही, ओपीआई या फिर ओडीआई करता है, तो उसको एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करनी होगी उस बाहर वाली कंपनी की हमारी यहाँ की सरकार को बाय December 31 हर साल के, ठीक है। प्लीज लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली, ठीक है। और लेकिन ऐसी तरह की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में बहुत कुछ होता है, जैसे कितने प्रॉफिट्स किए, कितने लॉसेस हुए, कौन से एसेट्स बेचे गए उस साल में उस कंपनी के, ऐसी चीजें, ठीक है, आपको कितना शेयर मिला, ये सब वगैरह, ठीक है। तो ये जो है आप December 31 के हर साल तक आप यहाँ सबमिट करिए। और लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग उन लोगों के लिए जरूरत नहीं होगी जो 10% से कम का इक्विटी कैपिटल बाहर की कंपनीज में होल्ड करते हैं। 10% इज नथिंग एक्चुअली, 10% से कुछ होगा भी नहीं, तो 10% तक तो आप बिल्कुल बेझिझक करिए इन्वेस्टमेंट, आपको कोई एपीआर यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी, ठीक है। अब कोई भी यहाँ का रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप का फोकस डेविएट ना हो, ठीक है। अब अगर कोई भी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो बाहर ओडीआई करना चाहता है या फिर ओपीआई को अंडरटेक करना चाहता है, तो उसकी एक ओवरऑल सीलिंग है,
मतलब आप समझ रहे हैं ना, हर साल की एक ओवरऑल सीलिंग है, एक साल में आप बाहर इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो, जो अब तो काफ़ी लिबरलाइज हो चुकी है। तो इसे हम लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत अगर हम देखें रिजर्व बैंक की, तो करंट इसकी लिमिट है $2,50,000। ठीक है, जो अपने में ही वैसे तो बहुत बड़ा है, अगर बाहर के शेयर्स में आप कितना ही कर लोगे, कितना इन्वेस्टमेंट कर लोगे, तो $2,50,000 सही है आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। अगर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की और नॉर्म्स की बात करें कि उन्होंने, मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी थोड़ा बहुत ईज करने की कोशिश की है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी हैं निर्मला सीतारमन जी, उनका ये कहना है कि देर आर इवॉल्विंग नीड्स ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया, है ना, बहुत एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल मार्केट हो गई है, तो इसलिए इंडियन कॉर्पोरेट्स को ज़रूरत पड़ती है कि ग्लोबल वैल्यू चेन, जैसे मैंने आपको कल समझाया था, उसका वो पार्ट बने। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का, तो उसको करंट डायनामिक्स के साथ लाने की ज़रूरत है। तो ऐसे इन्होंने इस केस में भी कहीं कहीं ऐसे सिंपल सिंपल सी चीज़ें बोली हैं कि हमने तो क्लैरिफिकेशन दे दी ना, अच्छी बात है, हमने क्लैरिफाई कर दिया कि ओवर जो वो सीलिंग है वो इतनी है, फिर उसके बाद आपको स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में प्रिस्क्राइब लिमिट के बियॉन्ड आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कर सकते हो, बस एक परमिशन ही तो चाहिए आपकी। तो इन्होंने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे इंश्योर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें, अभी तक मैं इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रही थी, लेकिन विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट्स द नोटिफिकेशन हैज सेड कि एक इंडियन एंटिटी को अगर ओपीआई बाहर करनी हो, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर करनी हो, ठीक है, तो वो एक इंडियन कंपनी जो है वो अपने नेटवर्थ की 50% से ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, नेटवर्थ भी मतलब वो जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जो आपकी दिखाती है उसके हिसाब से जो आपकी नेटवर्थ बन रही है 5 करोड़ 50 करोड़, आप उसका 50% तक ही बाहर ओपीआईज में कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सीबीआई ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह ये सब कर रही है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा अपने बैंक से या फिर उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कि आप एक फाइनेंशियल कमिटमेंट बाहर करना चाहते हो। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तब भी चाहिए अगर आपका बाहर ओवरसीज एसेट्स हैं आपके, आप उनको बेचना चाहते हो, अगर तब भी आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। ओके और एक चीज, अगर आपको ये चीज पता है, ये तो वैसे आपको हमेशा से पता ही होगी, ये पहले से ही रूल है, ये कुछ नया नहीं है इसमें, पर इन्होंने बहुत एक्सप्लिसिटली इसे मेंशन कर दिया है कि जो न्यू रूल्स हैं वो प्रोहिबिट करते हैं कि जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते बाहर की ऐसी फॉरेन एंटिटीज में जो रियल एस्टेट एक्टिविटी, यानी कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं, ये गैम्बलिंग किसी तरह की, इन तरह की चीज़ों में आप नहीं कर सकते बाहर इन्वेस्ट। ठीक है, तो अगर आप बाय चांस ऐसी किसी उसमें करना भी चाहते हो रियल एस्टेट एक्टिविटी में, तो आपको एक स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए आरबीआई का। ठीक है, देखिए कोई भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं होती उसमें, अगर मैं कह रही हूँ आप कर ही नहीं सकते रियल एस्टेट उसमें, तो आप कर ही नहीं सकते जनरली। लेकिन आपका अगर जैसे कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप जस्टिफाइड हो अपने कमिटमेंट में, तो आप आरबीआई से अप्रूवल हो, वो थोड़ा टीडियस टास्क हो सकता है पर किया जा सकता है, तो आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स से बचें। ठीक है, तो ये सब कुछ मुझे आपको बताना था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, अगर अभी भी आपने मेरी 11 अगस्त की वीडियो स्टार्ट से एंड तक नहीं देखी है तो मैं उसको ज़रूर लिंक कर दूंगी। इट इज़ फॉर योर बेनिफिट ओनली, आप प्लीज़ जाके उसे देखिए क्योंकि आप ही पॉलिटी के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, एंड आई एम श्योर यू विल एक्चुअली लव दैट वीडियो, एंड प्लीज़ अवॉइड द सेंस ऑफ फिटीग दैट यू वुड सेंस उस वीडियो में, क्योंकि आई वॉज वेरी टायर्ड ऑन दैट डे। ओके, वेयर एम आई हेडिंग टूवर्ड्स। देखिए आपको ये तो पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमिशन उन्होंने अभी दी है गुजरात की गवर्नमेंट ने 11 कॉन्विक्ट्स को बिल्किस बानो केस में, उनके अगेंस्ट, मतलब वो रिमिशन उन्होंने दी है उसके अगेंस्ट काफ़ी पिटिशंस, आपको पता है तृणमूल कांग्रेस की जो
MP हैं जो तृणमूल कांग्रेस से, TMC की महुआ मोइत्रा जी, उन्होंने भी एक पिटिशन फाइल की, और ऐसे बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स ने भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जी हाँ बिल्कुल, हम ये जो रेमिशन वाली चीज़ हुई थी इसके अगेंस्ट हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम इसको दोबारा रिविजिट करेंगे कि मतलब जो गुजरात गवर्नमेंट ने किया है वो स्टेप सही है कि नहीं, हम देखने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ कुछ टर्म्स जानना कि रेमिशन वगैरह ये सब होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आता है पार्डन का कॉन्सेप्ट। पार्डन क्या होता है? पार्डन मतलब कि आप अगर बाय चांस आप एक कॉन्विक्ट हो, आप कॉन्विक्ट हो, मतलब आप ऐसे अक्यूज नहीं हो, आप कॉन्विक्ट हो, आप दोषी साबित हो चुके हो, उसे कॉन्विक्ट कहते हैं। ठीक है, और आप एक सेंटेंस काट रहे हो, एक जेल का एक टर्म काट रहे हो, तो पार्डन का मतलब है कि आप दोनों चीज से ही रिहा हो जाओगे। आपके ऊपर से कॉन्विक्शन भी हट गई, मतलब आप दोषी भी नहीं हो आज से। अगर प्रेसिडेंट ने आपको कह दिया या गवर्नर ने आपको कह दिया कि आई पार्डन योर केस, मतलब ना ही आप आज से दोषी हो, ना ही आपको अब सेंटेंस अपना काटना है। सो इट रिमूव्स बोथ एंड कंप्लीटली अब्सॉल्व्स द कॉन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। अगर बाय चांस आप अपने उस चलते हुए दोषी वाला जो आप काट रहे हो उसके तहत आप किसी अपनी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो गए या फिर किसी भी चीज से, तो आप उसका डिस्क्वालिफिकेशन भी खारिज हो गया, आप आज से क्वालिफाइड हो उस पोस्ट के लिए भी। लेकिन आपको पता है पार्डनिंग पावर वैसे तो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है, अगर मार्शल कोर्ट की बात की जाए, मार्शल कोर्ट के केस में अगर कोई भी किसी को अगर डेथ सेंटेंस मिला है फॉर एग्जांपल, तो उन्हें पार्डन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम कॉम्यूटेशन की बात करें तो कॉम्यूटेशन क्या होता है कि आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को एक लाइटर फॉर्म से। मतलब अगर बाय चांस एक इंसान को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसे कॉम्यूट करके एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। अगर किसी इंसान को रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसको कॉम्यूट करके, सिंपल करके एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, मतलब आप थोड़ा लाइट कर रहे हो बर्डन को। फिर आता है रेमिशन। रेमिशन जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी, आपने अगर नहीं देखा बिल्किस बानो जी का केस, मैंने अपनी 17 अगस्त की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं वो भी आई कार्ड में लिंक कर दूंगी। आप एक एक चीज देखिए, 1992 पॉलिसी और 2014 की पॉलिसी में ऐसा क्या है, वेयर द ग्लिच एक्चुअली लाइज, वेयर द रब इज, ओके, आप सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम रेमिशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप एक सेंटेंस के पीरियड को रिड्यूस कर रहे हो विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। मतलब अगर आपको इम्प्रिजन, आप एग्जाम्पल सुनिए, अगर आपको एक सेंटेंस मिला हुआ है, अगर 2 साल की मिली हुई है सजा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है, तो उसको रेमिट किया जा सकता है, लेकिन वो रहेगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही। हम नेचर चेंज नहीं कर सकते आपकी सजा का, पर आपके उसको सालों को कम कर सकते हैं। मतलब पहले 2 साल की सजा थी, अब 1 साल की हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही रिस्पाइट क्या होता है? रिस्पाइट मतलब होता है एक लेसर सेंटेंस अवॉर्ड करना इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनली अवॉर्डेड सेंटेंस, क्योंकि कुछ स्पेशल फैक्ट की वजह से, जैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई एक कॉन्विक्ट को, या वो बहुत ही बुरी हालत में है, आप सपोज करिए वो अपना सिपर तक खुद नहीं उठा सकते चाय पीने के लिए, या फिर कोई इंसान कोई विमेन ऑफेंडर प्रेग्नेंट है, उस केस में एक लेसर सेंटेंस मिल सकता है, रिस्पाइट कहते हैं उसे। अब बात करते हैं रिप्राइव की। रिप्राइव का मतलब होता है आपके सेंटेंस की एग्जीक्यूशन पे स्टे लगाना। मतलब फॉर एग्जांपल आपको डेथ, सब स्पेशली हम वैसे डेथ सेंटेंस के केस में इसे यूज करते हैं, डेथ पेनल्टी के केस में ही रिप्राइव का कॉन्सेप्ट ज्यादातर यूज किया जाता है। तो अगर आपको एक डेथ सेंटेंस मिला है, एक टेम्परेरी पीरियड के लिए उस डेथ सेंटेंस, फांसी पे लटकाने वाली जो सजा है, उसको टेम्परेरली हॉल्ट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अब देखिए टेम्परेरली रोका क्यों जा रहा है? पर्पस ये है कि आपको जो कॉन्विक्ट है, कॉन्विक्ट को थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि वो बाय चांस प्रेसिडेंट या गवर्नर से पार्डन ले सके या फिर अपना सेंटेंस को म्यूट करवा सके। तो इसका हक अगर उसको कॉन्विक्ट को है, इस हक का वो हकदार है, तो उसलिए टेम्परेरली रिप्राइव दिया जाता है। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट आर्टिकल की, तो नेक्स्ट आर्टिकल ये कहता है गवर्नमेंट ने अमेंड किए हैं SC जजेस रूल। देखिए इसमें भी मैं जो भी कहूँ आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें यहाँ मेंशन है और कुछ कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट जूम इट फर्दर। Okay, let's just begin with it.
अब इसमें क्या लिखा है कि नरेंद्र मोदी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने ट्यूसडे को नोटिफाई किए हैं कुछ चेंजेस, किसमें, सुप्रीम कोर्ट जजेस रूल्स में, 1959 वाले रूल्स में, जो गवर्न, देखिए ये जो रूल्स हैं ये बेसिकली डील किन चीजों से करते हैं, पेंशन्स, बाकी तरह के बेनिफिट्स जो सुप्रीम कोर्ट जजेस को मिलते हैं पोस्ट देयर रिटायरमेंट। ओके तो अब ये जो चेंजेस लाए गए हैं ये किस रूट से लाए गए हैं, एक अमेंडमेंट के रूट से, सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट रूल्स 2022, जो कुछ एडिशंस करते हैं इन पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स में, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस रिसीव करते हैं उनमें। जैसे क्या होगा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं जो रिटायर कर रहे हैं उनको एक रेंट फ्री, मतलब उनको रेंट नहीं भरना पड़ेगा, रेंट फ्री टाइप 7 अकोमोडेशन मिलेगी दिल्ली में 6 मंथ्स के पीरियड के लिए, रिटायरमेंट से 6 मंथ्स तक के लिए। देखिए टाइप 7 अकोमोडेशन मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसे ना टाइप 1 से बहुत सारे टाइप अकोमोडेशन होते हैं, तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसका मतलब ये होता है अगर आपकी सैलरी पे डिपेंडेंट होता है, कितना आपका पे स्केल है, कितना बेसिक पे है, उसके भी हाफ पे, क्या आपकी पोस्ट है, क्या रैंकिंग है, उसके भी हाफ पे। तो ये जो टाइप 7 है, टाइप 7 काफी हाई लेवल पे, आप ये मत समझिए टाइप 1 सबसे हाई लेवल पे होता है, नहीं, टाइप 1 पे कम सैलरी वाले लोगों को किन तरह के फ्लैट्स मिलेंगे, ऐसी चीजें होती हैं। फिर नीचे 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 आते आते जैसे जैसे सैलरी बढ़ती रहती है वैसे वैसे टाइप्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये टाइप 7 अकोमोडेशन काफी लग्जूरियस अकोमोडेशन होगी, इनफैक्ट इट विल बी बेटर देन दी जो उनको पहले अकोमोडेशन मिला करती थी सुप्रीम कोर्ट जजेस को जब वो एक्चुअल में पोस्ट पे थे, और ये जो उनको ऑफिशियल रेजिडेंस जो उनको अभी मिला हुआ है जब वो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनके अलावा मिलेगा, ठीक है। अब ये जो न्यू रूल्स हैं ये क्या करते हैं, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं दे विल बी एंटाइटल्ड टू सिक्योरिटी कवर राउंड द क्लॉक एट देयर रेजिडेंस, ठीक है। जो आपको पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड तो देखो मिलेगा ही मिलेगा, 24/7 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन उसके साथ में एक सिक्योरिटी कवर मिलेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, 1 साल के लिए, आपके रिटायरमेंट से लेके 1 साल तक के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, आपको एक शॉफर मिलेगा। शॉफर देखिए क्या होता है, एक ड्राइवर होता है, एक शॉफर होता है। ड्राइवर क्या होता है, वो सिर्फ आपको उसने जहाँ पे आपने जाना है वहां तक लेके जाना है उस इंसान ने, ठीक है। लेकिन शॉफर में क्या होता है, शॉफर और ड्राइवर में यही डिफरेंस है कि जो ड्राइवर है वो सिर्फ व्हीकल का वो जो ध्यान रखने वाली जो पोस्ट है वो ड्राइवर होती है, लेकिन शॉफर क्या होता है, व्हीकल और पैसेंजर दोनों की देख रेख का जो ध्यान रखे उसे शॉफर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी उनको मिलेगा, एक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट भी मिलेगा, ठीक है, सेम पीरियड के लिए, मतलब 1 साल तक के लिए आपको एक शॉफर भी मिलेगा और एक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट भी मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ये नोटिफिकेशन ने बेसिकली, आप ये भी बिल्कुल देख लीजिए किस रूल को अमेंड किया है, ठीक है। तो इट इज लाइक सेक्शन 3B3 क्लॉज 3, ठीक है। तो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फॉलोइंग स्टाफ शैल बी डिप्लॉयड विद रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एज आई जस्ट, क्या क्या मिलेगा 1 साल के लिए, एक शॉफर, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट को पहले मिला करता था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उन्हीं तरह के सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर एक और चीज मैंने आपको बता दी कि टाइप 7 ये सब मिलता है। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि एक रूल 5A ऐड किया गया है इन रूल्स में, सारी एडिशन ही हुई है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए जितनी भी चीजें, देखिए अभी तक हम क्या पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में, क्या जजेस केस हैं, 3 जजेस केस, और क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे आर्टिकल 142 क्या है, मतलब जो और क्या क्या पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं हम, कैसे इनकी अपॉइंटमेंट है, क्या इनके पास हाई कोर्ट के रिट पिटिशंस ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन एक ये नई चीज़ जब आई है, कोई एक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाए हैं, अगर वो टाइप 7 अकोमोडेशन, शॉफर, ये सब वगैरह, 1 साल तक की सिक्योरिटी कवर, ये सब अब नई चीज़ है तो इम्पॉर्टेंट है, आज तक निगलेक्टेड पार्ट था, क्या पता अब इम्पोर्टेंट बन जाए, ठीक है। तो ये जो रूल 5A एक और इंसर्ट हुआ है वो क्या इंटाइटल करेगा, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस और एक रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर वो किसी एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो उनको सेरेमोनियल लाउंजेस मिलेंगे, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, कर्टसी में होल्ड किया जाएगा, जैसे पहले उनको जैसे बुकेज मिलते हैं, ये सब कुछ। और आपको और चीज़ें तो पता है कि और क्या क्या मिलता है इनको, रेजिडेंशियल टेलीफोन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, और जो अलाउ होता है कि 1500 कॉल्स वो पर मंथ कर सकते हैं ओवर एंड अबव द मंथली लिमिट, है ना, ये सब कुछ आई थिंक ये बहुत ही क्लीशे चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। Let's move on to the next article.
ओके आज मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा है इसको नीचे करने में क्योंकि आई कुडंट डू दैट। ओके, विमेन जस्ट शुडंट स्टॉप ड्रीमिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एथिक्स का एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो जो जो मैं नाम बोलूंगी आप उनको नोट भी कर सकते हैं, बट यू मस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल। ओके देखिए इसमें क्या हुआ है कि एक मैं नाम के साथ जान पूछ के बता रही हूँ, मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक लाइन में ही बता सकती हूँ, पर क्योंकि मुझे एक एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इसे बताना है इसीलिए आई विल टेक द नेम्स। मिस सीमा जो 35 ईयर्स की हैं, वो पहले दिन जब अपने काम पे गई तो शी वॉज होल्डिंग हर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट वेरी टाइटली, मतलब शी वॉज सो हैप्पी कि इतना ज़्यादा उन्हें खुशी हो रही थी क्योंकि वो दिल्ली की जो शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल बस ड्राइवर्स इन दिल्ली। जो डीटीसी बसेस हैं उसमें जो एक पहला लॉट 10 विमेन का बन रहा है उसमें से एक सीमा जी थी। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये सब कुछ बोला कि ऐसा करके एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है मैंने आज कि ये जो कन्वेंशनल थिंकिंग है कि ये जो बस ड्राइविंग एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, अब मैंने उसको तोड़ दिया है। उन्होंने बोला मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया लेकिन फिर भी आई जस्ट डिडंट स्टॉप ड्रीमिंग। ओके, विच इज नाइस। अब देखिए जो सीमा जी हैं, आपको मैं स्टोरी के फॉर्म में जान पूछ के बता रही हूँ, अगेन आई रिपीट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको स्टोरी के फॉर्म में ही समझे ताकि आप इसे कहीं यूज कर सकें। जो सीमा जी थी शी वॉज वर्किंग एज अ टैक्सी ड्राइवर इससे पहले, बट दैट एक्चुअली बिकेम अ वेरी मंडीन जॉब फॉर हर। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो भी उन पर डाउट करते थे उनके उस पर, वो बस ड्राइवर बनने का, उन्होंने बहुत सारी हैवी व्हीकल्स चलाने की ट्रेनिंग ली और फिर लाइसेंस लिया ऐसे तरह का, और फिर उन्होंने अपने जो 10 कलीग्स हैं उनको ज्वाइन किया जो फर्स्ट डीटीसी विमेन ड्राइवर्स बन रही हैं। अब ये किस मिशन के तहत हो रहा है? मिशन परिवर्तन। ठीक है, मिशन परिवर्तन जो दिल्ली का है वो एक जॉइंट वेंचर है दिल्ली गवर्नमेंट का और साथ में एक ऑटोमेकर अशोक लेलैंड का। ठीक है, तो इनका ये एक जॉइंट वेंचर है। बेसिकली पर्पस ये है कि विमेन सेफ्टी को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंश्योर किया जाए, क्योंकि जब विमेन बस ट्रांसपोर्ट को कम इसलिए प्रेफर करती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा मेल ही उनसे ट्रैवल करते हैं। टाइमिंग ऑब्वियसली रात को ट्रैवल करना लोग नहीं प्रेफर करते, बहुत सारी और चीज़ें हैं, शाम को भी कोई हरासमेंट ना हो। जब एक विमेन ड्राइवर होगी, शी वुड बी हेडिंग द व्हीकल, देन ऑफ कोर्स एन इम्पैक्ट वुड कम, परिवर्तन आएगा, इसीलिए मिशन परिवर्तन। ठीक है, फिर उन्होंने ये सब कुछ कहा। अब देखिए इसमें ये लिखा है इस चीज़ को करने के लिए लेकिन कुछ कुछ इनको रिलैक्सेशन देनी पड़ी अपनी रूल्स में, जैसे कुछ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया था हाइट का, है ना, हाइट और एज का, इन सारे क्राइटेरिया को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ा ताकि विमेन बस ड्राइवर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़े। एक और मैं आपको यहाँ पे एक नाम लेके बताना चाहूँगी कि एक है नीतू देवी। नीतू देवी 25 साल की हैं। इनके पास एमए की डिग्री भी है और जेबीटी की डिग्री भी है हाथ में, लेकिन फिर भी ये एक टीचर थी, ये अपनी टीचिंग जॉब को छोड़ के हिसार में यानी कि हरियाणा में टीचिंग जॉब को छोड़ के इन्होंने डिसाइड किया कि एक ड्राइवर बनेंगी और ये बहुत खुश है। इन्होंने बोला है टुडे माई एंटायर कॉलोनी थिंक्स आई हैव मेड हिस्ट्री। ऐसे ही लास्ट नाम मैं फटाफट से लेती हूँ कि एक स्टेट लेवल बॉक्सर जो पूजा नाम है जिनका, 23 ईयर्स उनकी एज है, उन्होंने भी ये चूज किया है। उनके फादर एक इंजीनियर हैं लेकिन उन्होंने शी चोज टू बिकेम अ बस ड्राइवर एंड शी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। उन्होंने बोला कि मैं अपने बॉक्सिंग करियर को भी साइड बाय साइड कंटिन्यू करूंगी। So I hope this was a lovely news for us to receive. Let's move on to the next article as fast as we can. Okay, so we're almost there, I believe. Okay, very very important news. IAF sacks 3 officers in missile firing case. All right, what has happened is कि जो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई थी, एक इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई थी। देखिए आपको पता है मार्च 9 2022 को क्या हुआ था, आपको पता है तब तो इमरान खान जी होते थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने इतना ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी ऐलानें की थी कि देखिए इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं इंडियंस। उन्होंने क्या किया है, अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको उन्होंने हमारे यहाँ पे लैंड कर दिया। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो मिसाइल थी, ब्रह्मोस मिसाइल थी, उसने एक्सीडेंटली लैंड कर दिया था 124 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान टेरिटरी। ठीक है, फिर जिसके बाद एक जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने कमेटी बिठाई, कमेटी ऑफ इंक्वायरी का उन्होंने ऑर्डर किया जिसको हेड किया था एयर वाइस मार्शल ने, जो एक 2 स्टार ऑफिसर है, ताकि वो इसके बारे में जांच पड़ताल की जाए। फिर उससे जब जांच पड़ताल की अब रिपोर्ट आ गई है तो उसके तहत ये बताया गया ये जो एक्सीडेंटली फायर हो गई थी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मार्च में,
में जो लैंड हुई थी पाकिस्तान में, वो इसलिए हुई थी क्योंकि 3 ऑफिसर्स ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं इस मिसाइल से डील करने के लिए, उनको नहीं, दे डिडंट अधेयर टू इट, उससे नहीं इन्होंने लागू नहीं किए और वो डेविएट कर गए, इनको फॉलो नहीं किया इन प्रोसीजर को, इस वजह से ऐसा हुआ। तो अब इनको परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया गया है सर्विस से, इन तीनों ऑफिसर्स को विद इमीडिएट इफेक्ट। ओके, all on one side everybody wants freebies, if I'm not wrong, yes it is, everybody wants freebies। देखिए ये freebies का कॉन्सेप्ट तो पता नहीं कब से ही चल रहा है, मैं इतनी बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि अब मैं भी थक गई हूँ, बट स्टिल आपको पता है फ्रीबीज के बारे में अभी क्या चल रहा है। अभी स्टेटस ये है कि फ्रीबीज पे एक न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल पैनल बनाने की जो हमारे एनवी रमन जी हैं उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, जिसके अंदर फिनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में बैठ के अपनी सजेशंस दें फ्रीबीज को कैसे कर्ब किया जा सकता है। अब देखिए, आप सुनिए कि अभी एनवी रमन जी ने क्या कहा है। एक पिटिशन को वो सुन रहे थे इरेशनल फ्रीबीज के खिलाफ, तो उन्होंने इस बेंच में जब वो बैठे थे उन्होंने बोला कि सब एक ही तरफ है, सबको फ्रीबीज चाहिए, सो आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी सिंगल वर्ड अगेंस्ट इट, जो मैंने डिसीजन लिया है। अब देखिए, आपको मैं ये बता रही हूँ, अगर इतना ही पुराना हो चुका है टॉपिक तो मैं फ्रीबीज के बारे में आपको क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, जुडिशियल ओवर रीच, राइट। जब जुडिशरी जिनका काम है एडजुडिकेट करना, है ना, उसके अलावा वो लॉ मेकिंग या फिर रूल मेकिंग या फिर वो क्या करे, अपनी पावर्स के खिलाफ जो एग्जीक्यूटिव के पावर्स हैं या फिर जो लेजिस्लेचर की पावर है उसमें इंटरवीन करने लग पड़े, उसे कहते हैं जुडिशियल ओवर रीच। तो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं, वो ये कह रहे हैं ये एक जुडिशियल ओवर रीच का एग्जाम्पल है। जुडिशरी शुड नॉट इंटरवीन इनटू दीज मैटर्स as it is the matter of politics, it is the matter which should be dealt with by the parliament itself and judiciary should not intervene। okay, तो फिर इन्होंने यही बोला है कि अब देखिए, आपको मैं क्या बताऊं कि ऑलमोस्ट हर स्टेट की जो है ना, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने, आप देख लीजिए MK स्टालिन जी, वो कह रहे हैं कि जो हम कैंटीन्स चलाते हैं और जिन तरह की हम एजुकेशन वगैरह सब कर रहे हैं वो फ्रीबीज नहीं है, वो तो वेलफेयर स्कीम है। आप केरला देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं जो हम करते हैं वो तो वेलफेयर स्कीम है। फिर आप ऑब्वियसली ममता बनर्जी के नॉट कीप बिहाइंड, तो वो भी कह रही हैं जो जो हम करते हैं, जो हम एग्रीकल्चर के कर रहे हैं वो तो फ्रीबीज थोड़ा, वो तो एक वेलफेयर स्कीम है। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट तो वैसे ही हम, वो तो अभी इलेक्शन लड़ने वाले हैं कहाँ पे, उत्तराखंड वगैरह, गुजरात वगैरह में, वो तो वहाँ भी यही प्रोमिस कर रहे हैं कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर ये देंगे ही। तो हर कोई एक ही साइड पे है, इनका ये एनवी रमन जी का कहना है, ठीक है। तो एनवी रमन जी ने ये कहा है कि अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम द पोजिशन इज सेम। ओके, तो आप बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स जो आप ले रहे हो, अब आज कह रहे हो कि कोर्ट में से इंटरप्रेट कर रहा है फ्रीबीज की तरह उसको, तो ये गलत है। तो अब यही चीजें इन्होंने कहा है, एवरीबडी वांट्स फ्रीबीज, एवरीबडीज एंड दैट्स व्हाई वी वांट अ न्यूट्रल बॉडी टू लुक इनटू दिस इशू। अब यही चीज इन्होंने बोला। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट से हु इज द सुप्रीम कोर्ट व्हेन फ्रीबीज दे ऑफर मे डिस्टर्ब द फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली जब आप फ्रीबीज देंगे, आपके पास, जब आप टैक्सेस बिल्कुल नहीं लेंगे, आप फ्री में सब कुछ देने लग पड़ेंगे, तो आपके पास रेवेन्यू नहीं आएगा और आप एक्सपेंडिचर करी जा रहे हो, रेवेन्यू आ नहीं रहा, एक्सपेंडिचर करी जा रहे हो, तो ऑब्वियसली एक श्रीलंका टाइप इकोनॉमिक क्राइसिस होने का बहुत बड़ी संभावना है। जो लोग आज फ्रीबीज के तरफ अट्रैक्ट होके आपसे खुश होके आपको वोट कर रहे हैं, कल यही आपको चप्पलें मारेंगे, बिकॉज दे विल बी डेविस्टेटेड बिकॉज लाइक इन श्रीलंका दे हैव नो फूड, नो इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग टुडे, है ना। तो आज इट इज वेल सेड के फ्री वाटर टुडे, नो वाटर टुमारो, है ना, कैन बी द काइंड ऑफ थिंग पॉसिबल। ओके, अब लेकिन एक सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल जी, आपको पता है कांग्रेसमैन थे ये, फॉर्मर कांग्रेसमैन, अब तो शायद SP के मेंबर रहेंगे। तो इन्होंने इनको बुलाया गया था कोर्ट द्वारा इनसे सजेशन लेने के लिए कि एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में आपकी क्या सजेशन है। एनवी रमन जी ने इन्हें बुलाया था, तो उन्होंने बोला कि देखिए, हाँ बिल्कुल कोर्ट का इसमें से होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ना अपना थोड़ा सा टोन चेंज कर दे। वो ये ना बोले कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ है, वो बल्कि ये बोले कि ये इकोनॉमिक मैटर है जिससे हम डील
करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने बोला बिकॉज इट इज अबाउट द फिस्कल डिसिप्लिन ऑफ द कंट्री, क्योंकि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट है जिसे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर पास किया हुआ है, उसके तहत जो डेफिसिट है वो 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। जो डेफिसिट है मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप अपना नैरेटिव ऐसा रखें कि आप कंट्री की उसके फिनेंस उसको देखने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, ना कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सारी ऐसी हैं। देखिए अब एक और चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बाबा जी को ये कहा है कि आप प्लीज़ खुद को थोड़ा सा खुद पे रोक लगाइए, क्योंकि आप इतने बुरे बुरे डेरोगेटरी रिमार्क्स देते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स के खिलाफ, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम्स के खिलाफ। ठीक है, आप प्लीज़ अपना जो करना आप प्रमोट करिए, अपनी पतंजलि की उसको प्रमोट करिए जितना, लेकिन आप डॉक्टर्स को अब्यूज़ नहीं कर सकते, उनके सिस्टम को अब्यूज़ नहीं कर सकते। इतनी सालों की मेहनत, इतने सालों का ट्रैक रिकॉर्ड और मॉडर्न सिस्टम मॉडर्नाइज्ड है, हर जगह मॉडर्न सिस्टम है मेडिकल का, तो सिर्फ उससे चीज़ें नहीं ठीक हो जाती जो आप चीज़ देते हो, तभी तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप प्लीज़ आप अपना करिए जो आप कर रहे हो, लेकिन आप डॉक्टर्स को बदनाम करना छोड़ दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक नोटिस दिया है सेंटर को इस पिटिशन पे जो उनको फाइल की गई थी। ये जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स निकालते हैं कि अब बाय करिए मॉडर्न मेडिकल सिस्टम को, ये सब आप बंद कीजिए। सेक्स रेशियो एट बर्थ नॉर्मलाइजेस स्लाइटली, एक स्टडी ने कहा है, एक प्यू रिसर्च सेंटर है, उन्होंने एक लेटेस्ट स्टडी की है। उन्होंने, अब देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा कि ऐसा हुआ क्यों है। उनका ये कहना है कि पिछले कुछ सालों में जो एवरेज एनुअल नंबर ऑफ बेबी गर्ल्स हैं जो मिसिंग हुआ करती थी पहले हमारे देश में, अब वो कम हो गई हैं। देखिए मिसिंग गर्ल्स क्या होता है, मिसिंग गर्ल्स अगर मैं उनकी डेफिनेशन बोलूँ, इट रेफर्स टू हाउ मेनी मोर फीमेल बर्थ्स would have occurred during this time if there were no female selective abortions। अगर फीमेल फीटिसाइड यानी कि उनको कोख में ही नहीं मारा जाए तो उतनी बच्चियां और पैदा हो सकती हैं जो पैदा नहीं हुई, उनको हम मिसिंग गर्ल चाइल्ड कहते हैं, है ना। तो मिसिंग गर्ल चाइल्ड का पहले नंबर जो हुआ करता था 2010 के टाइम पे इट वाज 4,80,000 या इट वाज 4.8 लाख, पर अब इनका 4.1 लाख हो गया है 2019 में से। 2010 से 2019 का डेटा को ये कंपेयर किया गया है। देखिए अब आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, मिसिंग गर्ल की सबसे ज़्यादा मिसिंग गर्ल चाइल्ड की प्रॉब्लम इसलिए आई थी क्योंकि 1970s से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि तब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी कि हम प्री नेटल डायग्नोसिस कर सकते थे कि हमारा जो बच्चा है उसका सेक्स क्या होने वाला है। ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई थी। और आपको पता है ये वही इंदिरा गांधी के टाइम वाली बात है जब MTP 1971 आया था, जब इंदिरा गांधी ने अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया था। उससे पहले क्रिमिनल एक्ट हुआ करता था अबॉर्शन, तो उसके बाद पे अबॉर्शन लीगलाइज हो गया था। लेकिन आपको पता है कोई प्रोग्रेसिव एक्ट आए सही, वहाँ पे उसका मिसयूज तो सबसे पहले हो जाता है, तो फिर इसके बाद होने लग पड़ी सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। अबॉर्शन तो डीक्रिमिनलाइज हो गया लेकिन सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होने लग पड़ी। तो इस स्टडी का ये कहना है सबसे ज़्यादा अगर हम रिलीजन्स की बात करें ना जिनमें इम्प्रूवमेंट देखी गई है, तो उसमें सिख कम्युनिटी सबसे ऊपर आती है। और सिख कम्युनिटी ही एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा मिसिंग गर्ल चाइल्ड हुआ करती थी। देखिए यहाँ पे एक लिखा है, द स्टडी पॉइंट्स आउट कि जो सिख्स हैं वो इंडियन पॉपुलेशन की सिर्फ 2% पॉपुलेशन को अकाउंट करते हैं, लेकिन दे अकाउंटेड फॉर एन एस्टिमेटेड 5%, यानी कि 4.4 लाख जो 9 करोड़ बेबी गर्ल्स वेंट मिसिंग हुई थी 2000 से 2019 के बीच में, उनमें से 4.4 लाख इनका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी इन्होंने ये देखी है। जिस रिलीजन ने सबसे ज़्यादा जेंडर इम्बैलेंस देखा था एक टाइम पे, आज सबसे ज़्यादा जो विमेन और जो बच्चियों की जो बर्थ हो रहा है सबसे ज़्यादा इसी कम्युनिटी में हो रहा है। ठीक है, अब यही सब कुछ इधर लिखा हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा और फैक्ट्स बता दूँ, लेट्स डेल्व इनटू इट। देखिए अगर हम पूरे संसार की बात करें तो जो बॉयज़ हैं दे मॉडेस्टली आउट नंबर गर्ल्स एट बर्थ, मतलब ऑब्वियसली पूरे संसार के अगर डेटा की तरफ देखा जाए तो जो लड़के हैं वो बर्थ के टाइम पे उनका वो ज़्यादा है नंबर, मतलब इट इज़ लाइक 105 मेल बेबीज़ फॉर एवरी 100 फीमेल बेबीज़। ठीक है, 105 लड़के पैदा होते हैं पर 100 लड़कियों के पैदा होने के साथ साथ। ठीक है, तो अगर हम इस रेशो की इंडिया में बात करें 1950s से 1960s की, जब मतलब प्रीनेटल सेक्स टेस्ट नहीं अवेलेबल हुई थी, वो टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो तब हमारे यही थी 105 से 100 की ही रेशो थी हमारे यहाँ पे भी, जो ग्लोबल एवरेज है। लेकिन जब ये ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई तो हमारी जो ग्लोबल एवरेज तो 105 से 100 की थी, लेकिन हमारे यहाँ 108 पर 100 पहुँच गई थी। तो इससे पता चलने लग पड़ा था कि मिसिंग गर्ल चाइल्ड बहुत ज़्यादा होने लगा है इंडिया में।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा है। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल। देखिए क्या हुआ है, बेनामी लॉ, सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ, फिर इसके ऊपर वाला आर्टिकल करूंगी। बेनामी लॉ कांट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि बेनामी लॉ क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे पहले मुझे आपको इस पूरे एडिटोरियल की एक कर्सरी रीडिंग देनी है। देखिए इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बाई चांस आ गया कि बेनामी लॉ जो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रहा था वो कौन से आर्टिकल को इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को डिक्लेयर किया है इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्ररी, मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी भरा स्टेप, जिन अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था बेनामी अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2016 में, मतलब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ही लाई थी जब नई नई ये सरकार में आई थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो आप कुछ ये अमेंडमेंट्स हैं जो रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जब एक्ट आया है 2016 में आया है लेकिन अप्लाई 28 साल पहले ही वाले केसेस पे भी आप कर रहे हो, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। हम पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या है। ओके और देखिए क्या है, ये जो अमेंडमेंट आई थी उसके तहत क्या हो सकता था कि एक पर्सन जो इस एक्ट के तहत, मतलब अगर कसूरवार साबित हुआ तो उसको जेल भेजा जा सकता था 3 साल या उससे भी ज़्यादा के लिए। और ये सेंटर को ये भी एम्पावर करता था कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो आपको थोड़ा सा भी शक है जो बेनामी ट्रांजैक्शन के तहत हुई है, आप उसको कॉन्फिस्केट यानी कि कब्जा सकते हैं। ठीक है, अब एक ये किसने दिया है, ये 3 जज बेंच जिन्हें लीड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन जी ने। देखिए एन वी रमन जी का ना टेन्योर खत्म हो रहा है अब, क्योंकि यू ललित जी आने वाले हैं, तो कुछ कुछ बिल्कुल उनके ना टेबल पे कई चीजें थी कि जो उनको जाने से पहले अपने हाथ में लेके खत्म करके जानी है। मतलब ऐसे ही उसमें से एक बेनामी एक्ट था। अभी देखते हैं, लेट्स सी बिल्किस बानो के केस में क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। शायद ऐसा ही हो, जो सब जिस चीज़ के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, शायद बिल्किस बानो जी का जो केस है वो उनके फेवर में ही जाए, लेट्स सी। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया है सेक्शन 3 क्लॉज 2 को और सेक्शन 5 को, जिसे इस अमेंडमेंट एक्ट ने लाया गया था, जिसके थ्रू। ठीक है, अब देखिए ये जो 2016 की अमेंडमेंट थी, इन्होंने कौन से एक्ट को अमेंड किया था, बेनामी एक्ट ऑफ 1988। देखिए इसके तहत पहले तो सिर्फ 9 सेक्शंस ऐसे थे जिसपे अगर 9 तरह की चीज़ें ऐसी थी प्रॉपर्टी जो कॉन्फिस्केट की जा सकती थी, लेकिन इन्होंने एक्सपैंड करके 72 सेक्शंस पे एक्सपैंड कर दिया था। तो आप ये 72 9 टू 72 वाली चीज़ भी आप फैक्ट याद कर सकते हैं, करना चाहिए इनफैक्ट आपको। अब देखिए इस एक्ट में जो सेक्शन 3 क्लॉज 2 था, ये मैंडेट करता था 3 साल की इम्प्रिजनमेंट किसी भी ऐसे इंसान की जो एक बेनामी मैं आपको बताऊंगी अभी बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है। वो जो किसी बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर किया है बिटवीन सितंबर 5 1988 एंड अक्टूबर 25 2016। इसका मतलब क्या है कि एक्ट 2016 में आ रहा है, लेकिन अगर 1988 में भी आपने कोई ऐसी बाय चांस ट्रांजैक्शन की थी जो उस टाइम पे तो आप सोच भी नहीं सकते थे इलीगल हो सकती है, और शायद इलीगल नहीं भी थी, पर क्योंकि उन्होंने एक्सपैंड करके 72 सेक्शंस और इंक्लूड कर दिए तो आज वो इलीगल हो गई। तो आप चलो भाई 3 साल के लिए जेल जाओ, है ना। तो ये चीज हो गई थी, आप समझ रहे हैं। इसलिए एन वी रमन जी ने ये कहा है कि ये प्रोविजन वायलेट करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है कि कोई भी इंसान किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट नहीं होना चाहिए जिसका ऑफेंस उसको माना जाना ही तब स्टार्ट हुआ है जब ये क्राइम तो बहुत पहले हो चुका है ना, लेकिन उसको ऑफेंस आज माना जा रहा है। तो इन तरह के उसके लिए आपको सजा नहीं मिल सकती, आप कसूरवार नहीं करार किए जा सकते। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है। नाउ आर्टिकल 20 बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके, स्पेशली द क्लॉज 1। ओके, अब सेक्शन 5 ऑफ 2016 अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, कोई भी प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन का थोड़ा सा भी लिंक है अगर उससे, इट शैल बी लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट ने कहा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये भी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं आप अप्लाई कर सकते। ठीक है, यही सब आपको यहाँ पे जानना था। अब देखिए आपको मैं सबसे पहले बता देती हूँ बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी लॉ, ये सब है क्या, जो आपको थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए ये जो एक्ट है
ये जो 2016 वाला एक्ट है, ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक ऐसी ट्रांजैक्शन को कहता है। मैं आपको 4 पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे खरीदा गया है या फिर ट्रांसफ़र किया गया है एक पर्सन को, ठीक है, लेकिन एक जिस इंसान को भेजा गया है उसकी पेमेंट लेकिन उस इंसान ने नहीं की, मतलब जिसको ट्रांसफ़र किया गया है जिस नाम पे, उसने पेमेंट नहीं की है, एक्चुअल में उसकी पेमेंट किसी और इंसान ने की है, तो एक बेनामी प्रॉपर्टी है। मैं आपको पता है इसका एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। बाय चांस यू आर अ दिल्लीite, यू आर एनीवेयर, आप हिमाचल को छोड़ के आप कहीं के भी हैं, आपने हिमाचल में एक प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, आपका बड़ा मन है कि एक मतलब एस्थेटिक सी प्रॉपर्टी लें, वहाँ पे प्रॉपर्टी इतनी सस्ती है, दिल्ली मुंबई तो बहुत ज़्यादा वो है, महंगे हैं, तो आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप खरीद नहीं सकते क्योंकि हिमाचल लॉ ये कहता है कि अगर तो आप वहीं के रेजिडेंट हैं, डोमिसाइल हैं अगर आप वहाँ के, आप तभी खरीद सकते हैं। फिर आपके कोई चाचा रहते हैं हिमाचल में, ठीक है, आपके चाचा हिमाचल में रहते हैं, आप क्या करेंगे, उनके नाम पे खरीद लेंगे, लेकिन पेमेंट आपने की है, ओनर आप हो, बस उनके नाम पे है, तो ये एक बेनामी प्रॉपर्टी हुई। आप समझ रहे हैं ना। और किन तरह की ट्रांजैक्शंस, बाय चांस अगर एक प्रॉपर्टी खरीदी गई जो एक फिक्स्ड एक फिक्शन वाले नेम में ही खरीद ली, मतलब बाय चांस मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और पेमेंट मैंने की है, राइटफुल ओनर मैं हूँ, मैंने लेकिन पेपर्स पे दिखा दिया रामू के नाम पे खरीदी है मैंने, जबकि रामू तो मेरा मनगढ़ंत एक इंसान है, वो तो इंसान ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी एक बेनामी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और किस तरह की, जैसे अगर बाय चांस इसी केस में आप देखिए, एक विमेन है, एक विमेन के जो पति हैं उन्होंने कि कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, लेकिन विमेन के नाम पे खरीदी है और वो एक फ्रॉड प्रॉपर्टी है, तो उन ओनर को पता ही नहीं है, ओनर को पता ही नहीं है कि ऐसी ओनरशिप है, वो सही में ओनर है किसी ऐसी प्रॉपर्टी का। तो अगर ऐसे बाय चांस उसे किसी एक दिन पता चलता है और ये केस खुल जाता है, फिर पुलिस पूछताछ करती है कि आपको पता है कि आप इस चीज़ के ओनर हो गए थे, नहीं, फिर तो बेनामी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। अगर बाय चांस एक और लास्ट केस जो मैं बता दूं जिसको बेनामी प्रॉपर्टी कहा जाता है, अगर कोई भी एक इंसान है ना, वो बता रहा है कि मैंने किसी एक ऐसे इंसान से प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन वो इंसान जिसने प्रॉपर्टी बेची है वो ट्रेसेबल ही नहीं है, उसका आता पता ही नहीं है किससे उसने खरीदी है, वो भाग गया है या वो इंसान था भी, तो ऐसी तरह की प्रॉपर्टी भी एक बेनामी प्रॉपर्टी कहलाती है। अब ये जो बेनामी एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट था, ये बहुत एक एपलेट ट्राइब्यूनल को भी प्रोवाइड करता था जो अपील्स को सुनेगा। अपील्स क्यों, अगर कोई भी एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसने एक केस में कोई भी अपनी सुनवाई की, एक जजमेंट दी, उस जजमेंट को लेकिन आप वो क्वेश्चन करते हो और चाहते हो कि उसको अपील के फॉर्म में एपलेट ट्राइब्यूनल को सुनाया जाए जो उस पर देख रेख करें, वो क्योंकि आपको सही नहीं लग रहा, तो एक एपलेट ट्राइब्यूनल पे बनाया गया इसके तहत, ठीक है। और ये एपलेट ट्राइब्यूनल बेसिकली, अगर बाय चांस आप सोचें कि एक एपलेट ट्राइब्यूनल ने भी कोई ऑर्डर दिया जिससे भी आप सहमत नहीं हो, तो फिर आप किसके पास जाओगे, फिर आप हाई कोर्ट। सो इट इज़ लाइक पहले एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एक नीचे लेवल का कोर्ट, फिर उसका अगर आपको ऑर्डर पसंद नहीं आया तो आप एपलेट ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, एपलेट ट्राइब्यूनल का समझ नहीं आया तो आप जाओगे हाई कोर्ट के पास, ठीक है। तो इस केस में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 अथॉरिटीज़ बना दी थी इस एक्ट ने। एक होगी इनिशिएटिंग अथॉरिटी ऑफिसर, या फिर एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, इन तरह की, मतलब इन्होंने ऐसी ऐसी अथॉरिटीज़ बना दी थी जो इन सब चीज़ों से डील करेंगी। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया। टेंशन्स मार अ मिशन टू टियांगोंग। देखिए टियांगोंग क्या है, टियांगोंग होने वाला है एक नया स्पेस स्टेशन, जो किसका होगा, चाइना का, जिसके 2 मॉड्यूल्स वो ऑलरेडी भेज चुका है। और पहला मॉड्यूल वो अप्रैल 2021 में भेज दिया था चाइना ने, और दूसरा उसका मॉड्यूल जुलाई, इस साल के जुलाई 2022 में, अब तीसरा रह गया है। अगर ये कंप्लीट हो गया तो फिर चाइना सेकंड कंट्री बन जाएगी जिसका खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा, टियांगोंग। ओके, सबसे पहले तो आपको ये बात पता है ना स्पेस स्टेशन क्या होता है। स्पेस स्टेशन एक तरह से आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमारे अर्थ के आसपास घूमती रहती है, रिवॉल्व करती है। और ये जो स्पेस स्टेशन है वो एक लो अर्थ ऑर्बिट, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं होता हमारे अर्थ के सरफेस से, यानी आप लगा लीजिए अराउंड 380 किलोमीटर से 450 किलोमीटर्स के बीच में ये रेंज होता है लो अर्थ ऑर्बिट का। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है। तो इसमें इनको भेजा जाता है ताकि वो एक ही एंगल पे स्थित रहे। चलिए आपके इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जहाँ पे
ह्यूमंस जो है वो हैबिटेट कर सकते हैं, इन द सेंस ह्यूमंस के लिए वहाँ पे मतलब वो क्रू मेंबर्स जो जाएंगे वो रह भी सकते हैं कुछ दिनों के लिए, अपनी स्टडीज कंडक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ ह्यूमन हैबिटेबल प्लेस। ओके, सो इसे हम कहते हैं स्पेस स्टेशन। अब बात की जाए, देखिए आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं इस आर्टिकल का डिस्कस करने का रीज़न। ओके, रीज़न इसलिए क्योंकि जब आप कभी भी इंडिया चाइना रिलेशंस और हर चीज़ पढ़ते हैं, आप वही घिसी पिटी 2-3 बातें कि चाइना नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनने वाला है, हम अभी बहुत पीछे हैं, हम ये हैं, हमारा बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ हुआ है, ये चीज़ों के थोड़ा ऊपर भी सोचना शुरू कीजिए। जैसे एक साइंटिफिक एस्पेक्ट आपको सोचना है, और ये आर्टिकल उसको प्रोवाइड करता है कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि जयशंकर जी कुछ कहते हैं, फिर चाइना कुछ कहता है। जयशंकर जी कह रहे हैं हमारा एशियन सेंचुरी तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक चाइना हमसे कॉपरेट नहीं कर लेती, हमारी जो रिलेशन है वो डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है, इतनी टेंशन चल रही है, हमारे बॉर्डर पे 16 अभी तक आपस में बातचीत हो चुकी है, 16 राउंड्स हो चुके हैं कंसल्टेशन के, अभी तो कोई फैसला आया नहीं है। ठीक है, टेंशन के चलते हुए स्पेशली श्रीलंका वाला इशू भी हमने अभी डिस्कस किया था। तो अब हमारे जो यहाँ के एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जो काफ़ी परेशान है कि हमारे बीच में अगर ये टेंशन चलती रहेंगी इंडिया और चाइना की, तो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट में जिसमें वो इन्वॉल्व हैं, जिसके तहत वो इंस्टॉल करने वाले थे एक इंडिया द्वारा बनाया गया एन इंडियन मेड स्पेक्ट्रोस्कोप, है ना, चाइनीज स्पेस स्टेशन में तियांगोंग में। अब वो उनको पता नहीं है कि हमारी ऑब्वियसली सरकार से तो परमिट चाहिए ही ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स फिजिसिस्ट जो है, जो बेंगलुरु में स्थित है, IIA, उनको ऑब्वियसली सरकार भी तो देगी ना एक अप्रूवल, तब तक तो आप कर ही नहीं सकते। तो फिर अब उनको यही डर है, पता नहीं सरकार हमें अप्रूवल देगी कि नहीं देगी। उससे पहले हमें जानना है स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, आप एग्जाम्पल लीजिए कि एक लाइट का कोई सोर्स है, ठीक है, एक गोल बॉडी है जहां से लाइट आ रही है, वो लाइट वहां से आ रही है, स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है हमने रखा हुआ है, वो लाइट उससे पास करेगी, उस इंस्ट्रूमेंट से जैसे ही पास करेगी वो स्प्लिट हो जाएगी अपने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स में। ठीक है, तो आपने अगर देखा होगा जो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट हम बचपन में हम पढ़ते होते थे, तो प्रिज्म से जैसे ही व्हाइट लाइट पास होती थी तो रेनबो कलर्स निकल आते थे, विबग्योर, है ना। वैसे ही जो स्पेक्ट्रोस्कोप भी क्या करता है, एक सोर्स मटेरियल है जहां से लाइट आ रही है, वो उस पर हिट करती है और वो अपने कॉम्पोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है। अब देखिए, जब वो अपने कॉम्पोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी तो बहुत सारी तरह की वेवलेंथ्स फ्रीक्वेंसीज में पता चल जाएगा क्या क्या उसके अंदर इन्वॉल्व था। तो इससे किन तरह की चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे इंटरस्टेलर गैस है, कोई भी स्पेस में किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, अगर बाय चांस जो वो सोर्स लाइट है जो जहां से आ रही है वो बीच में किन्हीं और ऑब्जेक्ट से टकराई होगी, है ना, तो उन जब टकरा के फिर एक और वेवलेंथ ऐड हो गई होगी उसमें, तो फिर जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें स्प्लिट होगी ना, तो उसको स्टडी करके एक ग्राफ बनाया जा सकता है सामने एक फोटोवोल्टिक प्लेट पे, जिसपे हम देख सकते हैं कि किन किन तरह की इसमें रेडिएशन इन्वॉल्व हैं, किससे टकराया, किन तरह की गैसेस किन तरह के उसको एमिट करती हैं, ये सब कुछ हम स्टडी कर सकते हैं। इसलिए हमें ये जो इंडियन मेड स्पेक्ट्रोस्कोप था इसे हम प्लेस करना था, और लेकिन अब हमको काफ़ी ये डर लग रहा है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेब्यूलर गैस। ठीक है, तो ये 2023 तक इसको समाप्त करने की बात चल रही थी, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंक प्रोजेक्ट भी जान सकते हैं, और ये फर्स्ट स्पेस कोलैबोरेशन होगी जो इंडिया और चाइना दोनों को इन्वॉल्व करेगी, एंड आई हैव डेल्ट विद इट, आई बिलीव। अब यही सब कुछ यहाँ पे जानना था। अगर हम बात करें टियांगोंग की, यानी कि स्पेस स्टेशन की, इट इज़ अ टी शेप्ड स्पेस स्टेशन, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ISS है, जिसमें आपको पता है रशिया, USA, कनाडा, इन सब ने कंट्रीब्यूट करके 1900 जो वाला सेंचुरी है 20th सेंचुरी उसमें बनाया था, लेट 20th सेंचुरी में। और लेकिन ये उतना बड़ा तो नहीं होगा, इट विल बी अराउंड 20% एज मैसिव एज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब 460 टन्स अगर आप इसका देख सकते हैं, सिर्फ 20% ही, उसका वेट तो बहुत ज़्यादा है ISS का, तो इतना बड़ा तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली एक माइलस्टोन है जो चाइना अचीव कर लेगी।
ओके अब हमें अगर कुछ जानना है तो वो ये है कि ईरान ने, देखिए ईरान बहुत सारी न्यूक्लियर डील्स चल रही हैं वियना टॉक्स के तहत। तो ईरान पहले तो बड़ी सारी चीज़ों पे स्थिर था कि जब तक यूएसए हमारी सारी डिमांड्स नहीं मान लेती। देखिए ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी होगी लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ईरान क्यों थोड़ी बहुत अपनी डिमांड्स को कम करना शुरू हो गया है, क्योंकि अब सलमान रुश्दी जी जो हैं उन पे अटैक हुआ है उस, और वो कहाँ हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, यूएसए में। सारी कंट्रीज एक साथ हो गई हैं। बाइडन का भी ट्वीट आया था, इमैनुअल मैक्रन फ्रेंच चीफ उनका भी आया था, इन सब का अभी सारी वेस्टर्न कंट्रीज इकट्ठे हो गई हैं। अब किस पे शक जा रहा है, ईरान पे, क्योंकि ईरान ने फतवा कसा था 1980s में सलमान रुश्दी जी के खिलाफ कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को एक बुरी लाइट में पोर्ट्रे किया है। तो अब ईरान बाई चांस अगर फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन का एनिमी अगर साबित हो रहा है तो ईरान को काफ़ी खतरा है कि कहीं ये बाई चांस ये जो हम पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में है पिछले 10-20 सालों से, ये हम बर्बाद पहले ही हैं, इन्फ्लेशन इतनी है, हम और बर्बाद ना हो जाए, इसलिए अपनी थोड़ी सी डिमांड्स कम करने लग पड़े हैं कि हम ठीक है हम मान जाएंगे, आप न्यूक्लियर पैक्ट बस साइन कर लो, हम पे सैंक्शंस हटा दे यूएस से, तो हम अपनी थोड़ी डिमांड कम कर देते हैं। जैसे इन्होंने कई कई चीज़ें पहले ये क्या कह रहे थे, जो एजेंसी है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये जिन तरह की इंस्पेक्शंस करती हैं, तो पहले ईरान ने कहा था अगर बाई चांस इन्हें ये नहीं हम बताएंगे कि जो हमारे पास यूरेनियम मिला है उसका सोर्स क्या है और उस पर इंस्पेक्शन नहीं होनी चाहिए अगर बाई चांस मिल गया, इन तरह की इनकी वो थी। और इनके जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, जो मिलिट्री इनकी विंग है, जो बाकी इराक में भी तैनात है, सीरिया में भी तैनात है कहीं कहीं, है ना, तो वहाँ पे और इनकी कंट्री में तो है ही, तो उन पे जो जो केसेस चल रहे हैं उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को। उसको पहले ये कहते थे हटाओगे हम तभी ये चीज़ करेंगे, हम तभी न्यूक्लियर पैक्ट को साइन करने के लिए मानेंगे। अब ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, हम आप मत हटाओ, कोई बात नहीं, बस हमसे सैंक्शन हटा दो। और भी बड़ी सारी चीज़ें इन्होंने कह रहे हैं कि हम अब कम कर देंगे, हम इंस्पेक्टर जो होंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, वो जब भी आए इंस्पेक्शन कर सकते हैं, हम तैयार हैं, कोई बात नहीं, यूएसए को जैसा सही लगे। ऑलराइट, आई थिंक वी आर डन विद इट। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।